हाय इंजीनियर्स, अलाउ टेक्निकल स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा एक मोटिव है अपनी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को सशक्त करना, काबिल करना। उसके लिए हमने इस यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग की है और इस संस्था की स्टार्टिंग भी हमारी इसी मोटिव को लेके है। इसका रीजन क्या है? अब जो मेरे पिछले 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने एक बहुत चीज नोटिस की है, वो क्या की है कि अपने इंजीनियर्स की जनसंख्या कम होती जा रही है। इसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि उनको जो उनका एक परसेप्शन था या एक माइंडसेट था, उस तरीके की जॉब प्लेसमेंट्स इंजीनियर्स को नहीं मिली, या कहो कि जो एक जॉब भी मिल गई तो उस लेवल पे ग्रोथ नहीं मिली। इसी एक इंडस्ट्री के और एक इंजीनियर के बीच में एक ब्रिज का काम करने के लिए हमने इस संस्था की स्टार्टिंग की थी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा ये जो पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, किस किस टाइप की जॉब मिलती हैं, इंजीनियरिंग के कैसे कैसे कर सकते हैं हम, और उसके साथ साथ एंट्री पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे जैसे ही हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस होती है। सबसे पहली चीज है कि हमें अपनी स्ट्रीम में जॉब नहीं मिलती। हमें जहां जॉब मिलती है हम वही जॉब पकड़ लेते हैं और वहीं पे कर लेते हैं, और जब 4-5 साल हो जाते हैं तब हमें समझ आता है कि नहीं, मैं तो गलत लाइन में आ गया, ये तो गलत प्रोफेशन था, या मैंने अपनी स्ट्रीम में जॉब करनी थी। क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियली पीरियड पे आपको कोई भी किसी भी पॉइंट पे रख लेता है, लेकिन जब आप जैसे जैसे एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो आपकी जो स्टडी है, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपके वर्क प्रोफेशन के साथ भी मैच होने चाहिए। अगर आपके साथ मैच नहीं होते तो डेफिनेटली आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, अब आप प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मोटिव है अलाउ टेक्निकल स्कूल को स्टेबलाइज करने का, एक ही मोटिव है, अपने इंजीनियर्स जितने हैं उनको अपनी स्ट्रीम में जॉब दिलाना, और उनको जो अभी हमारी स्ट्रीम में काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको नरिश कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री एक बड़ी ही मिसगाइड है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल में कहो या मैकेनिकल, बहुत से जितने भी मेरे लिंक में थे उन सभी से हम बात करते हैं, या फिर मैं कहूं काउंसलिंग के लिए जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं उनसे बात करते हैं, तो उनकी बातों से झलकता है कि वो एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं, ना उसको वो छोड़ सकते, ना कोई नया प्रोफेशन। क्योंकि लाइफ में कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, वो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती हैं। अब वो जॉब छोड़ नहीं सकते, कुछ नया स्टार्ट कर नहीं पा रहे, तो वो वहीं पे घुटते जा रहे हैं और बस वो अपना एक एक दिन पीछे करते जा रहे हैं। कोई एक अच्छा पॉजिटिव सा उनका कोई दिन नहीं जाता, जिस वजह से वो आगे स्टूडेंट को रिकमेंड भी नहीं करते कि कोई नई जनरेशन आ रही है तो कि उसको भाई आप ये काम करें, वो रिकमेंडेशन भी नहीं आता। तो कल हमने बात कर ली थी कि जैसे भाई इंजीनियरिंग के लिए कहो या स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल के लिए आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड, भाई जॉब कहाँ कहाँ लगेंगी आपकी। तीसरा पॉइंट था कि आपकी हायरार्की क्या रहती है, आपके एंट्री पॉइंट क्या होते हैं, किस किस टाइप का काम होता है। और फिर उसके बाद हम बात करते थे कि हमें जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तो क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। मेन कारण, मतलब एक मैं बात करूं इस चीज का, कि हम जब डिप्लोमा से बाहर निकले या डिग्री करके बाहर निकले, हमें नहीं पता था इंडस्ट्री में क्या चीजें हमें फेस करनी है, क्या चीजें हमें हैंडल करनी है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आप प्रिपरेशन क्या करेंगे। तो उसी चीज के लिए हमने चीज करी है कि जो इलेक्ट्रिकल में क्या चीज होती है। फर्स्ट है आपके इलेक्ट्रिकल ब्रेकर। जितने भी इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स होते हैं, ब्रेकर्स क्या होते हैं, जिस चीज को ऑन ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी को ऑन ऑफ करने के लिए जो चीजें काम आती हैं वो ब्रेकर्स होते हैं। अपना स्विच भी, स्विच से लेके वीसीबी तक बीच में बहुत सारे एक पूरी चैन है इस चीज सिस्टम की, तो वो सारी चीजें रहती है। उसके बाद यूपीएस है, आपकी वायरिंग, आपकी हाउस वायरिंग से लेके एक इंडस्ट्रियल वायरिंग तक कंप्लीट हम इस चीज में जानेंगे। आगे की जो वीडियोस आएंगी उनमें हम पूरा बात करेंगे। भाई पैनल इरेक्शन से लेके आपकी पैनल वायरिंग की बात करें, या फिर कनेक्शन की बात करें, टर्मिनेशन की बात करें, केबल लाइन की बात करें, किस किस केबल का साइज क्या क्या होता है। इवन जो स्टूडेंट अपने कॉलेज से बाहर आता है उसको ये तक नहीं पता होता केबल साइज क्या होता है, क्योंकि वो उनसे फैमिलियर नहीं होता। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है
वो ये चीजें बताता ही नहीं, तो उसमें थोड़ा अलग है। उसके बाद हम बात करेंगे लिफ्ट का मेंटेनेंस के बारे में, उसके बाद डीजी सेट के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, एलटी मोटर्स के बारे में, उसके बाद अपने इन सारे इक्विपमेंट के बारे में जो इलेक्ट्रिकल बेसिक है, हमारा जो फोकस एरिया रहेगा वो इलेक्ट्रिकल रहेगा। सेकंड क्या चीज है हमारी, सेकंड चीज है एचवैक, एचवीएसी। एचवीएसी भी एक शॉर्ट फॉर्म है, तो हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, तो वो होती है एचवीएसी। तीसरा पॉइंट क्या होता है, प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में क्या चीज होती है भाई, प्लम्बिंग हम सिर्फ कहने को कह देते हैं एक प्लम्बर, प्लम्बर भी अपने आप में पूरी स्ट्रीम है, इंजीनियर तक, प्रोजेक्ट मैनेजर तक होते हैं प्लम्बर के लिए। तो अपनी तीन चीजें ऐड हुई, इलेक्ट्रिकल, और आपकी एचवैक इसमें कंसिडर होता है मैकेनिकल में, और प्लम्बिंग। तो क्या होगा, ये शॉर्ट फॉर्म होती है एमईपी। एमईपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। जिसमें मैकेनिकल आइटम क्या क्या चीजें हो जाती हैं, चिलर प्लांट्स हो गए, आपके पंप जितने भी होते हैं, एएचयू, प्रेसिजन एसी, थ्री फेस एसी, कैसेट एसी, वीआरवी, पीएसी सिस्टम, जो भी डक्टेबल एसी, चिलर प्लांट वगैरह, वो सारी चीजें आती हैं आपकी मैकेनिकल में। उसके बाद अगर प्लम्बिंग की बात करें, भैया आपका फायर सिस्टम पूरा, WTP, STP, RO, बेसिक प्लम्बिंग, जो अपनी इंटरनल जितनी भी पाइपिंग होती है, वो सारी की अगर हम बात करें तो वो आ गया इसका प्लम्बिंग का पार्ट। तो हमारी तीन मेजर स्ट्रीम होती हैं जिसमें हम काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल में जैसे HT, LT भी अलग होता है, उसी तरीके से HVAC क्या होता है, थ्री फेस और सिंगल फेस होता है। प्लम्बिंग अपना कंप्लीट ही होता है भाई, प्लम्बिंग एक प्लम्बर स्पेसिफिक रहता है, तो ये स्ट्रीम अपनी एक सेपरेट एंटिटी रखती। तो इसके बाद जो हमने पिछली बार ये चीजें मिस कर दी थी, आपको जॉब तो मिल रही है, अब जो भी अपना कॉलेज से बाहर निकलता है तो वो पूछता है ये कंपनी के पेरोल पे है क्या। ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन होता है, ये कंपनी के पेरोल पे रहेगा कि ठेकेदार या थर्ड पार्टी के उस पर रहेगा। मोस्टली कंपनियां आज के दिन थर्ड पार्टी रखती हैं। वेंडर अपना सिस्टम अपने बात करूं कि हमारी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा है कि आपको हर कोई स्टार्टिंग में आपको वेंडर पे ही के पेरोल पे ही रखेगा, क्योंकि कंपनियां इतनी लायबिलिटी नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि आपको अपने पेरोल पे रखें और आपकी अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपका वर्क प्रोफेशन अच्छा नहीं है कहो, या फिर आके आपकी आउटपुट नहीं निकल रही, तो वो फिर उनके लिए एग्जिट मोड बड़ा ही हार्ड हो जाता है, इसलिए वो स्टार्टिंग में आपके वेंडर पेरोल पे रखते हैं। तो इनिशियली मैं बात करूं, कोई भी एक फ्रेश स्टूडेंट आता है तो उसकी एंट्री पॉइंट क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है इन सब कंपनियों में जिनका नाम है ISS। आप जब इंडस्ट्री में आओगे तो आप सुनोगे AMPS, स्टारबैक, UDS, टेनन, उसके बाद सैम्स, ग्रुप 4, कंपास, सोडेक्सो, निम्बस हर्बल, DTSS, ISS। ये क्या होता है, ये टेक्नीशियन अपने पेरोल पे रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये टेक्नीशियन रखते हैं, इनके मैनेजर लेवल तक भी होते हैं जो इनकी डायरेक्ट साइट होती है, अदरवाइज ये थर्ड पार्टी में भी काम करते हैं। तो नीचे ग्राउंड से लेके अपर मैनेजमेंट तक इनके पास कंप्लीट होते हैं। बात करें ISS की, बात करें निम्बस हर्बल की, टेनन की, ग्रुप 4 की, कंपास की, तो ये बड़े जाइंट हैं, ऑलरेडी इनका टर्नओवर बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी हायरिंग होती है जो एक टेक्नीशियन से लेके एक मतलब ब्लू कॉलर से लेके व्हाइट कॉलर तक सभी रहती है। तो इनको हमने थर्ड ग्रेड में रखा गया है सारी कंपनियों को। एक जो मीडिएटर का काम करती है एक क्लाइंट के बीच में और एक सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, वो काम करती है ये चार कंपनियां। इनके पास करती हैं और भी, लेकिन ये चार कंपनियां हैं जिनके पास मार्केट का अप्रोक्स 90 से 95% मार्केट शेयर है। मैं गुड़गांव की 100% कह सकता हूं कि इन्हीं कंपनियों के आसपास घूमती रहती है सारी चीजें। कंपनी का नाम है JLL, CBRE, कोलियर्स और C&W बोलते हैं उसको, कुसमिन विकफील्ड बोलते हैं। तो ये दो लेयर हैं, और ये जो बीच वाली लेयर है ये किसको डायरेक्ट रिपोर्ट करती है, वो रहती है कंपनी को रिपोर्ट करती है। कंपनी से डेडिकेट पर्सन होता है जिनको एडमिन बोल देते हैं, HR बोल देते हैं, वो
डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं उनको। तो ये सारी हायरार्की होती है अपनी इंडस्ट्री की, कैसे कैसे क्या मतलब कहाँ का पेरोल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे होना चाहिए, किस तरीके से हैं। तो आप जब भी, अब अगर आप सिस्टम में वर्किंग हो तो आपको देखना है कि इस लेवल से इस लेवल पे कैसे जाना है। आप अगर फ्रेशर हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये माइंड सेट लेके नहीं आओ कि मैं तो कंपनी के पेरोल पे जाऊंगा। गुड़गांव में 98% कंपनियां अपने पेरोल पे नहीं रखती। और ऐसा नहीं कि जिस कंपनी के पेरोल पे जा रहे हो आप, उसके कुछ वर्क एथिक्स नहीं है या फिर उसका कुछ एंटिटी नहीं है। सोडेक्सो है, बहुत बड़ा जाइंट है। बात करें कंपास की, है बहुत बड़ा जाइंट है। इनका खुद का पोर्टफोलियो अपने क्लाइंटों से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब इसका काम ही एक सर्विस प्रोवाइडिंग है तो डेफिनेटली है कि ये उसके सर्विस प्रोवाइडर ही कहलाएंगे, थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी ही कहलाएंगे। तो अपने माइंड से ये परसेप्शन हटा के आना है कि हमें ऑन रोल जॉब मिलेगी। ऑन रोल जॉब नहीं मिलती। आपको किसी प्रोडक्शन हाउस में जरूर मिल सकती है, अदरवाइज बड़ा ही रेयर है। तो हमारी आगे की वीडियोस में हम अपने इंडस्ट्री के हर एक छोटे से छोटे इक्विपमेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे और एक सीरीज पूरी चलाएंगे कि स्टेप टू स्टेप आप कैसे सीख सकते हैं इंडस्ट्री के बारे में, ताकि आप जब कॉलेज से बाहर आए तो आपके पास वेल इनफ एक, बात करूं तो नॉलेज होनी चाहिए, अपने एक आउटलुक तो पूरा होना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो हमारी सिस्टम में आज के दिन एक मेन, जैसे काउंसलिंग के लिए बहुत से लड़के आते हैं या फिर कहो इंटरव्यू के लिए बहुत से लड़के आते हैं, मैं देखता हूं उनके अंदर बेसिक नॉलेज भी नहीं है। जस्ट वो क्या कर रहे हैं, रीडिंग्स फिल कर रहे हैं और अपना 9 to जो भी उनका टाइमिंग है उस टाइमिंग को पूरा कर रहे हैं, सीख नहीं रहे। और बाद में ब्लेम कर रहे हैं कि सिस्टम तो हमें पता है लेकिन सिस्टम ने हमें आगे नहीं बढ़ाया। आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली आपको सिस्टम की डीप नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको इस सिस्टम के नाम वो पता होने से ही आपको कोई इंजीनियर नहीं बना देगा, कोई मैनेजर नहीं बना देगा। उसके लिए आपको उस सिस्टम के पूरे मैकेनिज्म का समझना जरूरी है, वो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या ट्रबल शूटिंग रहती है, उन पे काम करना आपको आना चाहिए। तभी जाके आप एक अच्छा पैकेज या एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। थैंक यू।